हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका सामाजिक अध्ययन है, ठीक है। और आपका ये 5वां पेपर होता है जो कि 50 नंबर का होता है। और इसमें हम लेसन 1 डिस्कस कर रहे हैं और जो ये है पार्ट 3 है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन चरित्र तथा उपलब्धियों का विवरण। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ठीक है। इसके पहले हमने मौर्यकालीन के बारे में डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, यानी उनके बारे में हम सबसे पहले परिचय उनका जानेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के संबंध में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मगध के राजा महापद मननंद की शूद्र रानी मुरा से उत्पन्न वर्ण संकर पुत्र था, इसलिए इसकी माँ मुरा का नाम चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य पड़ा। किंतु अधिकांश भारतीय विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य के कुल व जाति के संबंध में बौद्ध साहित्य के विवरण को अधिक विश्वसनीय मानते हैं। इनके अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म मौर्य नाम के क्षत्रिय वंश में हुआ था और इस मौर्य से मौर्य बना था। तो फ्रेंड्स, ये दो जो पॉइंट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इनके जन्म के संबंध में बहुत ज्यादा मतभेद है, ठीक है। तो पहला जो मतभेद माना जाता है कि यहाँ पहला जो मतभेद माना जाता है कि यह मगध के राजा महापद मननंद की शूद्र की रानी, ठीक है, यानी मगध के राजा महापद मननंद की शूद्र रानी मुरा से उत्पन्न क्या है, वर्ण संकर पुत्र थे, इसलिए इसकी माँ मुरा का नाम चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य पड़ा। और दूसरा जो इसमें फैक्ट है ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के कुल व जाति के संबंध में बौद्ध साहित्य के विवरण को अधिक विश्वसनीय मानते हैं और इनके अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म मौर्य नाम के क्षत्रिय वंश में हुआ था, इस मौर्य से मौर्य बना था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो पॉइंट है कि मगध राज्य से नौकरी और चाणक्य से मुलाकात। यानी अनुश्रुति के अनुसार मगध के नंदवंशी राज के यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य नौकरी करता था और अपनी योग्यता के बल पर वह सेनापति के महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया। तो फ्रेंड देखिए, वो कहाँ नौकरी करता था, तो अनुश्रुति के अनुसार मगध के नंदवंशी राजा के यहाँ। कहाँ पे, तो मगध के नंदवंशी राजा के यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य नौकरी करता था और अपनी योग्यता के बल पर वो वहाँ का सेनापति बन गया और महत्वपूर्ण पद पर पहुँच गया। किंतु जो नंदराज से उसकी न बनी, ठीक है, यानी नंदवंशी जो मगध के राजा था उनसे न बनी और मगध राज्य को छोड़ने के लिए वह विवश हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजा से बदला लेने का संकल्प किया और इसके लिए वह तैयारी कर रहा था कि उसकी भेंट किससे हुई, तो चाणक्य या जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं उनसे भेंट हुई और ब्राह्मण से हुई जो खुद भी चंद्रगुप्त की भांति मगध के शासक से असंतुष्ट था। यानी दोनों ने मिलकर मगध पर आक्रमण करने का योजना बनाई। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। पहला हमने फैक्ट जाना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, 2 फैक्ट की तरीके से हुआ था। और दूसरा कि ये कि मगध राज्य में पहला तो चंद्रगुप्त जो थे वो नौकरी करते थे, फिर वहीं से उनका संघर्ष, यानी वो अपना बदला पूरा करने के लिए जो मगध के राजा थे नंदराज, उसकी तैयारी करने लगा और उसके बाद में उनकी जो भेंट हुई वो चाणक्य से हुई और चाणक्य भी जो मगध के राजा यानी जो नंदवंशी राजा थे उनका जिनका नाम था नंद राजा, उनसे भी वो असंतुष्ट थे। तो फिर क्या हुआ, दोनों ने मिल के प्लान बनाया और उन्होंने योजना बनाई कि किस तरीके से मगध पर आक्रमण किया जाए।
तीसरा जो पॉइंट है कि मगध राज्य पर आक्रमण में विफलता। अब देखिए, चंद्रगुप्त और चाणक्य की सम्मिलित योजना प्रारंभ में सफल ना हो सकी, यानी दोनों असंतुष्ट थे मगध से, तो दोनों ने योजना बनाया आक्रमण के लिए, बट उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, विफलता मिली, और उन्होंने साम्राज्य के केंद्र भाग यानी अर्थात मगध पर ही सबसे पहले आक्रमण किया, जहां पर मगध राज की शक्ति अत्यंत सुसंगठित थी। और युद्ध में चंद्रगुप्त और चाणक्य की इतनी गहरी हार उठानी पड़ी कि उन्हें अपने प्राण रक्षा के लिए मगध छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी गलती महसूस हुई कि साम्राज्य के केंद्र को जीतने का प्रयत्न छोड़कर उन्हें सर्वप्रथम मगध सीमावर्ती प्रदेशों को जीतने का कोशिश करनी चाहिए, और इस इरादे से उन्होंने उत्तरापथ की ओर प्रस्थान किया। तो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहला तो जो इसमें फैक्ट यही आ रहा है कि सबसे पहले चाणक्य और जो चंद्रगुप्त थे वो बदला लेने के लिए, क्योंकि उनसे बनती नहीं थी जो मगध के राजा थे, तो फिर इन्होंने दोनों ने आक्रमण के लिए योजना बनाया, जो कि वो बिल्कुल ही मगध में केंद्र में जाकर आक्रमण शुरू कर। अब मगध इतना कमजोर थोड़ी ना है, तो इसकी वजह से उनको विफलता मिली। फिर उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और यह सोचा कि अब सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि मगध के सीमावर्ती प्रदेशों यानी जो उनके सीमा से लगे प्रदेश हैं उन्हें जीतने का प्रयास किया जाए धीरे धीरे, और फिर इस इरादे से उन्होंने उत्तरापथ की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उत्तरापथ में सिकंदर की भेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि उत्तरापथ, क्योंकि जो मगध का सीमावर्ती प्रदेश जो था वो था उत्तरापथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि चाणक्य को उत्तरापथ की राजनीतिक स्थिति का ठीक ठाक परिज्ञान था, ठीक है, यानी जो चाणक्य थे उनको उत्तरापथ की राजनीतिक स्थिति का ठीक ठाक परिज्ञान था, अतएव वहाँ की विशृंखलता का पूरा लाभ उठाना चाहते था। इस समय उत्तरापथ के छोटे छोटे राज्यों के रौंदता हुआ सिकंदर आगे बढ़ रहा था। अतएव चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने यह समझकर उसे भेंट की कि इन राज्यों को जीतने के बाद वो लौट जाएगा, ठीक है। और कुछ इतिहासकारों का यह भी अनुमान है कि चंद्रगुप्त के उच्च श्रृंखल व्यवहार से जो सिकंदर था असंतुष्ट हो गया और उसने उसकी मंत्रणा पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। और इस तरीके से जस्टिन और प्लूटार्क दोनों यूनानी लेखकों ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया। यानी फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो जो चंद्रगुप्त और जो चाणक्य थे इन्होंने उत्तरापथ की ओर कहा था कि हम लोग इसको सबसे पहले हराएंगे, लेकिन उसी दौरान जो सिकंदर था वो क्या हुआ कि इनसे भेंट हुई और उन्होंने ये बोला था कि मतलब कि आप जो उत्तरापथ है इसको आप जीत के हमें दे दीजिए। बट जो आपका सिकंदर था वो चंद्रगुप्त के व्यवहार से क्या हुआ, असंतुष्ट हो गया और उसकी मंत्रणा का ध्यान नहीं दिया और इनकार कर दिया। तो इस तरीके से आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनका जीवन जन्म किस तरीके से हुआ, ठीक है, वो कहाँ नौकरी करते थे, कहाँ से उनका यानी कहाँ से उनका झगड़ा, मतलब कि वो विरोध, यानी आप कह सकते हो कि जो चंद्रगुप्त और चाणक्य बदला लेना चाहते थे क्योंकि उनको मगध के राजा से बनती नहीं थी, फिर भी उनमें वो सफलता नहीं मिली। फिर बाद में वो उत्तरापथ के लिए गए तो फिर जो सिकंदर था धोखा दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा यहाँ जो क्वेश्चन आपका पूछा था आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन चरित्र आप सभी को बस बताना है और आप बहुत ही आसानी के साथ समझ गए होंगे। और बस क्या करना है, कहानी जैसा है, आप आसानी के साथ लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से आपका अशोक का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अशोक का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो अशोक का प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास गगन पर उस महान सम्राट का उदय होता है। तो जो भारत तो क्या विश्व इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी जो अशोक थे बिंदुसार की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास गगन पर महान सम्राट का उदय होता है। और यह महत्वपूर्ण सम्राट इतिहास में सम्राट अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध है। जब बिंदुसार के पश्चात अशोक सिंहासन पर बैठा तो वह शासन कार्य से बिल्कुल अनभिज्ञ न था, यानी उनको पूरी जानकारी थी, ठीक है। और अपने माता पिता के शासनकाल में ही वह मध्य भारत
तथा तक्षशिला का शासक रह चुका था, जहां उसने एक विद्रोह का दमन भी किया था। बौद्ध मत की एक किंवदंती के अनुसार उनका सिंहासन रोहड़ शांतिपूर्वक नहीं हुआ था, क्योंकि स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिए उसको अपने कई भाई मारने पड़े थे। इस कारण उसका वैधानिक राज तिलक 4 वर्ष तक रुका रहा, और यदि कथनात्मक को सत्य मान लिया जाए तो उसके राज्य अभिषेक की तिथि ईसा से 269 वर्ष पूर्व ठहरती है, और भले ही उसने ईसा से 273 वर्ष पूर्व सिंहासन पर अधिकार कर लिया हो, परंतु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इन सभी तिथियों की सत्यता चंद्रगुप्त शासन के प्रारंभ की तिथि पर निर्भर करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आप सभी को पॉइंट्स, यानी सबसे पहले तो पॉइंट्स यही कि जो अशोक राजगद्दी पर बैठे थे तो कब बैठे थे, तो बिंदुसार के मृत्यु के उपरांत बैठे थे। और इसमें ये भी पॉइंट्स है कि जो अशोक जब गद्दी पे बैठे तो उनको पूरी जानकारी थी, ठीक है, शासन की पूरी जानकारी थी। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये कि वो अपने माता पिता के शासन काल में ही वह मध्य भारत और तक्षशिला का शासक रह चुका था। कौन? तो अशोक, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जब उनका सिंहासन रोहड़ हुआ था तो शांतिपूर्वक नहीं हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण एक ही लाइन में आप सभी यही बस लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी जब अशोक का सिंहासन रोहड़ हुआ था तो शांतिपूर्वक नहीं हुआ था, क्योंकि स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिए उसको अपने कई भाई मारने पड़े थे। इस कारण उसका वैधानिक राज तिलक 4 वर्ष तक रुका रहा। यदि इस कथानक सत्य को मान लिया जाता है तो उसके राज्य अभिषेक की तिथि ईसा से 269 वर्ष पूर्व ठहरती है, और भले ही उसने ईसा से 273 वर्ष पूर्व सिंहासन पर अधिकार कर लिया हो, परंतु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इन सभी तिथियों की सत्यता जो है वो किसके शासन में, तो चंद्रगुप्त शासन के प्रारंभ की तिथि पर निर्भर करती है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अशोक के धम्म के विषय में अपनी टिप्पणी लिखिए, जो कि BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो अशोक के धर्म का स्वरूप, यानी अपने दूसरे शिला लेख में अशोक प्रश्न करता है कियम चुम धम्मे, यानी अपने दूसरे तथा 7वें अवलोकों में उसने धम्म के तत्वों का उल्लेख किया है। अब सिनवे बहु कायने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च, ठीक है। यानी देखिए, अशोक के धम्म जैसे कि अल्प पाप, जिसे हम अपसिनवे भी बोलते हैं, ठीक है। अल्प पाप को क्या बोलते हैं, तो अपसिनवे बोलते हैं, और अत्यधिक कल्याण को हम बहुकायने बोलते हैं, और दया को दया और दान को दान, ठीक है। उसके बाद देखिए, सच्चे का मतलब होता है सत्यवादिता, और सोचवे का मतलब होता है पवित्रता, और मृदुता का मतलब होता है माधवे, और साधुता का मतलब होता है साधवे। तो ये क्या है, उनके धम्म के तत्वों का उल्लेख, जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसके थ्रू याद कर सकते हो। अब सुनवे बहुकायने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च, यानी अब सुनवे का मतलब होता है अल्प पाप कम पाप, बहुकायने का मतलब होता है बहुत कल्याण अत्यधिक कल्याण, और दया का मतलब दया, दान का मतलब दानी होता है, और सत्यवादिता का मतलब सच्चे, और पवित्रता का यानी सोचवे का मतलब होता है पवित्रता, और मृदुता का मतलब जो होता है वो होता है माधवे, और साधुता का मतलब होता है साधवे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण इनके धम्म थे। इसके अतिरिक्त उसने अपने अनेक शिलालेखों में सच्चे धर्म की जो परिभाषा बतलाई वो धर्म से भिन्न थे। वास्तव में ये सब धर्मों का सार है। उसकी नैतिक शिक्षा अपनी सरलता तथा स्पष्टता के लिए सराहनीय है। उदाहरण के लिए माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु की प्रतिष्ठा करना, ब्राह्मणों भिक्षुक संबंधित नौकरों तथा गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जीवों के प्रति अहिंसा, भिन्न मतों के प्रति उदारता, दया, दान, सत्यप्रियता, शुद्धता, नम्रता, अल्पभंडता, अभांडता यानी कम बचाना, मित्यविता, कृतज्ञता तथा आत्मनिरीक्षण आदि, यही अशोक के सच्चे धर्म के प्रधान अंग थे। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और जिन बुराइयों का उसने निषेध किया वे भी साधारण है, जैसे कि अधैर्य, ठीक है, यानी ये सब क्या है, बुराई है। अधैर्य हो गया, क्रूरता हो गया, क्रोध हो गया, अभिमान हो गया, घृणा। अतः उसके उपदेश में कोई अनहोनी या दिखावटी चीज न थी। उनमें प्रायः सभी धर्मों में पाई जाने वाली सामान्य शिक्षाएं मात्र है और उसकी धर्म प्रणाली में कर्मकांड या दार्शनिक कट्टरता नहीं थी। ठीक है, यानी जो उनका धर्म है बस यही आप सभी याद कर लीजिए।
ठीक है, कि अशोक के धम्म के विषय में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो अशोक के धम्म में जो उनका 7वें अभिलोक में उसने धम्म के तत्वों का उल्लेख किया है, जो कि एक लाइन में है। अपसिन्वे का मतलब होता है अल्प पाप, बहुकायाने मतलब अत्यधिक कल्याण, दया मतलब दया, दाने मतलब दान, सच्चे मतलब आपका होता है आपका सत्यवादिता, और सोचवे मतलब होता है पवित्रता, और माधवे मतलब होता है आपका मित्रता, ठीक है, मृदुता, और साध्वी मतलब होता है आपका यहाँ पे साधुता। ठीक है, तो ये इनके धर्म है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो उनका यही था कि जो उनका धर्म था कि दूसरों से बहुत ही अच्छा व्यवहार करना, और जो उनका मतलब कि बुराइयां थी वो थी अधैर्य, क्रूरता, क्रोध, अभिमान तथा घृणा, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी अगर सिंपल कहें तो अनहोनी या दिखावटी चीज न थी। ठीक है, तो उनमें प्राय सभी धर्मों में पाए जाने वाली सामान्य शिक्षाएं मात्र है, और उसकी धर्म प्रणाली कर्मकांड या दार्शनिक कट्टरता नहीं थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कि प्रथम बौद्ध तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गई थी, जो BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। या इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध महासंगतियों के विषय में आप क्या जानते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसको हम कल से डिस्कस करेंगे, या चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद सिकंदर यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि हमने पहले भी जो सामाजिक का अध्ययन था कल भी डिस्कस किया था। तो बौद्ध महासंगतियों के विषय में तो आप सभी को पता है 4 बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, और सबसे पहला जो आपका बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति, उसका समय जो था वो 483 ईसा पूर्व, और जो स्थल था वो सप्तप्रणी गुफा, और किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु हर्षवंश के शासनकाल में हुआ था। सिंपल अजात शत्रु कह सकते हो। और उसके बाद जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वो 383 ईसा पूर्व, यानी वैशाली विदर स्थल पर हुआ था, और ये कालाशोक या शिशुनाग वंश के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था ये 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थल पर, यानी मगध की राजधानी पर अशोक के शासन काल में हुआ था, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। और चतुर्थ जो हुआ था प्रथम शताब्दी समय, यानी कुंडलन यानी कश्मीर में हुआ था, और किसके शासन काल में, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जितने भी हमने प्रश्न डिस्कस किए बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले तो हमने चंद्रगुप्त का जीवन चरित्र देखा, उसके बाद अशोक का जीवन चरित्र और बौद्ध संगति के बारे में हमने जाना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो PDF है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और आप अपना अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 9 बजे वाली क्लास में, जो क्लास की टाइमिंग होती है 9 बजे, और सब्जेक्ट जो होता है वो साइंस। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।